हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, क्या आप भी सीटेट का तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने की सोच रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम सीटेट दिसंबर 2022 में जो होने वाला है, उसके लिए जो सिलेबस है, उस सिलेबस के अंदर यानी उस सब्जेक्ट के अंदर हम 2 सब्जेक्ट को सिलेबस को आज हम बताने जा रहे हैं, जो कि बाल विकास है और हिंदी का शिक्षण शास्त्र है। तो हिंदी और बाल विकास यानी सीडीपी, इन दोनों सब्जेक्ट के अंदर जितने भी चैप्टर हैं और इसके अंदर जो भी टॉपिक हैं, उस सभी को हम कवर किए हैं, जो कि आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे सिलेबस आप समझ सकते हैं और बाकी पढ़ने के लिए आप यूट्यूब का हेल्प ले सकते हैं या फिर किसी भी बुक से आप पढ़ सकते हैं। बस आपको टॉपिक को समझना है और चैप्टर को आपको समझना है कि किन-किन चैप्टर को हमें पढ़ना है इसके अंदर, और फिर हमें कौन-कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। तो आप यहाँ पे टॉपिक्स और आप अपना चैप्टर समझ लीजिए, इसके बाद आप किसी भी बुक से और यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी सीटेट से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, वो भी समय पे। तो आपको समय से इसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है? तो बाकी इस वीडियो में एंड तक आप बने रहिए, चूँकि कोई भी ज्ञान लेना चाहिए तो वो पूरा ज्ञान लेना चाहिए, अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिए, और जो भी जितने भी टॉपिक हमने इसमें बताया है जो सीटेट से रिलेटेड ही है, जो कि सीटेट में आते ही हैं उनसे क्वेश्चन। बाकी अलग से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ-कुछ जो मेन टॉपिक है जैसे कि नई शिक्षा नीति, उससे अभी क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि पिछले साल जो दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था 21 में, उसमें नई शिक्षा नीति से क्वेश्चन्स आया था। तो एक टॉपिक है जो कि अलग से आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस सिलेबस में अभी नहीं है। सिर्फ इसमें एनसीएफ के बारे में दिया गया है, ठीक है? बाकी आप जो नई शिक्षा नीति है वो यूट्यूब से या गूगल के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो चलिए, इस वीडियो में जितना मैंने टॉपिक्स को कवर किया है उसे आप देख सकते हैं और उसके टॉपिक को समझते हैं और चैप्टर को समझते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो दोस्तों, चलते हैं हम बाल विकास की ओर। देख सकते हैं यहाँ पे और लिखा हुआ है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। तो पहला चैप्टर है इसमें बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। तो इसके अंदर आपको पढ़ना है विकास की अवधारणा और उसके बाद विकास के अभिलक्षण। फिर तीसरा है आपके विकास के आयाम। तो विकास के आयाम में आपको पढ़ना है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सांवेगिक विकास, उसके बाद क्रियात्मक विकास, भाषाई विकास और फिर सामाजिक विकास। फिर आपको चौथा पॉइंट पढ़ना है वृद्धि। वृद्धि में आपको पढ़ना है वृद्धि एवं विकास में अंतर, फिर वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले कारक, वृद्धि की अवस्थाएं। फिर अगला आपको पाँचवा पॉइंट जो पढ़ना है इसमें वो पढ़ना है अधिगम। फिर छठा आपको पढ़ना है विकास का अधिगम से संबंध। तो ये था दूसरा चैप्टर, ठीक है? विकास की अवधारणा, इसका अधिगम से संबंध, सॉरी पहला चैप्टर। अब हम दूसरा चैप्टर में चलते हैं, बाल विकास के सिद्धांत। जो दूसरा चैप्टर है बाल विकास के सिद्धांत, इसके अंदर आपको पहला पॉइंट जो पढ़ना है वो है बाल विकास की अवधारणा। बी पॉइंट जो आपको पढ़ना है वो है बाल विकास के सिद्धांत। सी आपको पढ़ना है बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व। अगला पॉइंट आपको पढ़ना है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। फिर अगला आपको पढ़ना है बाल मनोविज्ञान। तो ये था दूसरा चैप्टर, बाल विकास के सिद्धांत। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। तीसरा है आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव। इसके अंदर आपको जो पहला पॉइंट पढ़ना है वो आनुवंशिकता का अर्थ, आनुवंशिकता का अर्थ पढ़ना है। उसके बाद बी पॉइंट है वो है आनुवंशिकता का प्रभाव। फिर अगला पॉइंट आपको सी पढ़ना है वातावरण का अर्थ एवं परिभाषा। फिर अगला पॉइंट आपको पढ़ना है वो है वातावरण का प्रभाव। फिर अगला पॉइंट आपको पढ़ना है वातावरण संबंधी कारक, ठीक है? इसके बाद फिर अगला पॉइंट जो आपको पढ़ना है वो आनुवंशिकता एवं वातावरण का शैक्षिक महत्व। तो ये तीन चैप्टर में आपको एक ना पॉइंट आपको पढ़ने हैं, ठीक है? अगला हम चौथा चैप्टर में जो चलते हैं वो समाजीकरण की प्रक्रिया। चौथा चैप्टर है समाजीकरण की प्रक्रिया। उसके अंदर आपको जो पहला पॉइंट पढ़ना है ए पॉइंट वो है समाजीकरण एवं इससे संबंधित सिद्धांत। बी पॉइंट आपको पढ़ना है वो है समाजीकरण की अवस्थाएं। सी पॉइंट आपको पढ़ना है समाजीकरण की प्रक्रिया के मुख्य अभिकर्ता, ठीक है? तो ये 4 चैप्टर थे, तो 4 चैप्टर आपको हो गए। और 5वां चैप्टर की हम सिलेबस की ओर चलते हैं। उसमें आपको मनोवैज्ञानिक के बारे में पढ़ने हैं, जिन्होंने क्या क्या सिद्धांत दिया, जैसे पियाजे हो गया, कोहलबर्ग एवं वाइगोत्स्की के सिद्धांत को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इसमें चलते हैं कि क्या क्या आपको पॉइंट्स कवर करने हैं। तो पहला जो आप जीन पियाजे पढ़ेंगे, जीन पियाजे के अंदर आपको जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास पढ़ना है। उसके बाद फिर इंद्रिय गामक अवस्था उसके अंदर पढ़ना है।
फिर उसके अंदर ही आपको पढ़ना है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक एवं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इसके बाद आपको दूसरा पॉइंट पढ़ना है, वह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व। फिर आपको अगला पॉइंट पढ़ना है जीन पियाजे के अन्य सिद्धांत। इसके बाद चौथा आपको पढ़ना है कोहलबर्ग के बारे में, जैसे लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत। कोहलबर्ग का पूरा नाम है लॉरेंस कोहलबर्ग। इसके बाद अगला पॉइंट आपको पढ़ना है पाँचवा, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अन्य अवस्थाएं। फिर छठा आपको वाइगोत्स्की के बारे में पढ़ना है, जो कि आप देख सकते हैं 5वां चैप्टर में ही है, पियाजे, कोहलबर्ग एवं वाइगोत्स्की का सिद्धांत। ठीक है, इसके बाद हम अगले चैप्टर पर चलते हैं, छठा, जैसे बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। तो इसके अंदर आपको जो पॉइंट पढ़ने हैं उसमें पहला है बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है, उसके बाद दूसरा आपको पढ़ना है बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं। फिर आपको तीसरा पॉइंट पढ़ना है बाल केंद्रित शिक्षण के सिद्धांत। और बाल केंद्रित शिक्षण के सिद्धांत के अंदर आपको पढ़ना है प्रेरणा का सिद्धांत, व्यक्तिगत अभिरुचि का सिद्धांत, लोकतांत्रिक सिद्धांत, सर्वांगीण विकास का सिद्धांत और चयन का सिद्धांत। ये आपको 3 पॉइंट के अंदर पढ़ना है। ठीक है, फिर चौथा पॉइंट की हम बात करें, उसमें पढ़ना है आपको प्रगतिशील शिक्षा। अब प्रगतिशील शिक्षा के अंदर आपको पढ़ना है प्रगतिशील शिक्षा के विभिन्न प्रकार, जैसे मॉन्टेसरी शिक्षा हो गया, उसके बाद मानवतावादी शिक्षा हो गया, संरचनावादी शिक्षा है, उसके बाद प्रगतिशील शिक्षा का मत। ये आपको चौथा पॉइंट जो प्रगतिशील शिक्षा के अंदर है वो आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद पाँचवा जो पॉइंट आपको पढ़ना है वो है प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। ठीक है, अब इसके अंदर आपको पॉइंट पढ़ना है वो है सर्व शिक्षा अभियान है, वो पढ़ना है आपको, मध्याह्न भोजन पढ़ना है, फिर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आपको ये पढ़ना है बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के अंदर। ठीक है, फिर अगला हम चैप्टर चलते हैं, जैसे 7वां है बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि। इस चैप्टर के अंदर जो आपको पहला पॉइंट पढ़ना है वो है बुद्धि। ठीक है, बुद्धि के फिर दूसरा का पॉइंट पढ़ना है बुद्धि के सिद्धांत है, फिर तीसरा है आपको बहुआयामी बुद्धि, फिर चौथा है मानसिक आयु एवं बुद्धि परीक्षण, फिर आपको 5वां पढ़ना है बौद्धिक वृद्धि और विकास। इसके बाद फिर छठा आपको पढ़ना है शिक्षा के क्षेत्र में बुद्धि परीक्षणों का महत्व। ये आपको 6 पॉइंट आपको इसमें पढ़ने हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं, जैसे भाषा और चिंतन। ये आपका 8वां चैप्टर है भाषा और चिंतन। इसके अंदर जो पहला पॉइंट पढ़ना है वो आपको भाषा पढ़ना है, और भाषा के अंदर आपको पढ़ना है बालकों में भाषा का विकास। ठीक है, फिर है भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था, भाषा सीखने के विभिन्न साधन, फिर भाषा का महत्व, भाषा विकास के सिद्धांत, भाषा विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारण। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट आपको पढ़ना है वो है चिंतन। दूसरा पॉइंट आपको क्या पढ़ना है? चिंतन। दूसरा पॉइंट आपको पढ़ना है चिंतन। चिंतन के अंदर आपको पढ़ना है संकल्पना, तर्क, सृजनात्मक चिंतन। ठीक है, इसके बाद ये आपका 8वां चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम 9वां चैप्टर पर चलते हैं। ठीक है, जो कि 9वां चैप्टर आपका क्या है? समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे। ये आपका 9वां चैप्टर है समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे। अब इसके अंदर जो आपको पहले पढ़ना है वो है लैंगिक मुद्दे। ठीक है, लैंगिक मुद्दे के अंदर आपको पढ़ना है लिंग के आधार पर श्रम का विभाजन। फिर अगला है पूर्वाग्रह और रूढ़िवाद के कारण लैंगिक भेदभाव। फिर आपको पढ़ना है विद्यालय में लैंगिक भेदभाव। फिर आपको पढ़ना है अगला लैंगिक भेदभाव उत्पन्न करने वाले कारक। ये आपको पहला पॉइंट जो लैंगिक मुद्दे हैं उसके अंदर पढ़ना है। ठीक है, और ये पूरा चैप्टर इसी में आ जाता है समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे। ठीक है, अगले चैप्टर की ओर हम चलते हैं, जो कि 10वां है व्यक्तिक विभिन्नता। 10वां चैप्टर जो आपका है वो है व्यक्तिक विभिन्नता। और व्यक्तिक विभिन्नता के अंदर जो आप पॉइंट पढ़ेंगे पहला, ठीक है, पहला हम आप पढ़ेंगे व्यक्तिक विभिन्नता, अर्थ एवं स्वरूप। ये आपको पहला पढ़ना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको पढ़ना है व्यक्तिक विभिन्नताओं की प्रकार। फिर तीसरा आपको पढ़ना है व्यक्तिक विभिन्नता के कारण। फिर चौथा आपको पढ़ना है व्यक्तिक विभिन्नता जानने की विधियाँ। अब विधियाँ कौन कौन सी है? जैसे परीक्षण विधि है, व्यक्तित्व विधि परीक्षण है, उपलब्धि परीक्षण है। ठीक है, फिर बुद्धि परीक्षण है, सामूहिक अभिलेख विधि है, फिर व्यक्तिगत इतिहास विधि है। ठीक है, ये आपको 4 पॉइंट के अंदर हो गया। ठीक है, अब उसके बाद अगर 5वां आपको पढ़ना है वो है शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिक विभिन्नता। ये आपको व्यक्तिक विभिन्नता के अंदर ये इतने 5 पॉइंट आपको पढ़ने हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं, जो है अधिगम का मूल्यांकन। ये 11वां चैप्टर है आपका अधिगम का मूल्यांकन। ठीक है, और इसके अंदर जो पहला पॉइंट है वो है मूल्यांकन। अब मूल्यांकन के अंदर आपको पढ़ना है मूल्यांकन के प्रकार है, फिर अधिगम का मूल्यांकन है, फिर है इसका अधिगम में मूल्यांकन की विशेषताएं हैं, फिर अधिगम में अच्छे मूल्यांकन के मानदंड है,
फिर विद्यालय में आधारित मूल्यांकन है, विद्यालय आधारित मूल्यांकन, ये आपको इतने पॉइंट कवर करने हैं, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट की ओर चलते हैं, उसमें है सतत और व्यापक मूल्यांकन। अब इसके अंदर आपको पढ़ने हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य, सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं हैं, फिर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के कार्य एवं महत्व, ये आपको कवर करना है। फिर है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के साधन व विधियाँ, ठीक है, ये आपको कवर करने हैं। फिर आपको तीसरा पॉइंट जो आपको पढ़ना है वो है शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। तो ये आपको पढ़ना है शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, ठीक है। तो ये आपका 11वां चैप्टर खत्म हो जाता है, अधिगम का मूल्यांकन। इसके अंदर आपको इतने टॉपिक पढ़ने हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं, 12 जो है कि उपलब्धियों का मूल्यांकन एवं प्रश्नों का निर्माण। तो उपलब्धियों का मूल्यांकन एवं प्रश्नों का निर्माण के अंदर जो आप पहला पॉइंट पढ़ेंगे, तो पहला पॉइंट है उपलब्धियों का मूल्यांकन है, ठीक है। दूसरा है आपका रचनात्मक मूल्यांकन, फिर तीसरा है प्रश्नों का निर्माण, और चौथा है आलोचनात्मक चिंतन। ये आपको पढ़ने हैं, ठीक है। चौथा है आलोचनात्मक चिंतन। तो ये आपको पढ़ना है उपलब्धि, इसमें उपलब्धियों का मूल्यांकन एवं प्रश्नों का निर्माण के अंदर जो ये चैप्टर है 12th नंबर इसमें, ठीक है। हम नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं। 12th चैप्टर में इतने पॉइंट को मुझे कवर करना है, ठीक है। और 13 नंबर में चलते हैं, विविध पृष्ठभूमि के बालकों की पहचान, ठीक है। इसके अंदर जो सबसे मेन टॉपिक है वो है समावेशी शिक्षा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है, इसके अंदर से क्वेश्चन तो ज़रूर ही आते हैं। पहला है आपको समावेशी शिक्षा, ठीक है। तो समावेशी शिक्षा के अंदर पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा की विशेषताएं, फिर समावेशी शिक्षा का उद्देश्य, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो आप पढ़ेंगे वो होगा निर्धन एवं पिछड़े वर्ग के बच्चे एवं उनकी शिक्षा, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा में आपको पढ़ना है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चे एवं उनकी शिक्षा, ये तीसरा पॉइंट में पढ़ना है, ठीक है। चौथा पॉइंट की अगर हम बात करें तो उसमें है विविध पृष्ठभूमि के बच्चों के उचित समावेशन के लिए कुछ सुझाव। अब क्या क्या सुझाव या सुधार हो सकते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो पहला जैसे ए पॉइंट पढ़ेंगे, इसमें तो संस्थागत सुधार होगा, संस्थानगत सुधार है। उसके बाद बी है विद्यालयी पाठ्यचर्या में सुधार, ठीक है, बी पॉइंट। सी है आपका शिक्षण शास्त्र में सुधार कर सकते हैं। फिर डी है आपका भाषा के संदर्भ में सुधार। तो ये पॉइंट आपको कवर करने हैं विविध पृष्ठभूमि के बालकों की पहचान के अंदर, ठीक है। और हम अगला चैप्टर पर चलते हैं जो कि 14 नंबर का चैप्टर है आपका, विकलांग तथा अधिगम अशक्तता वाले बालकों की पहचान। इसके अंदर जो आप पहला पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है, वो है विकलांग बालक। अब विकलांग बालक के अंदर जो एक पॉइंट पढ़ेंगे वो है शारीरिक रूप से विकलांग बालक, फिर होगा शारीरिक रूप से विकलांग बालकों की पहचान, फिर दृष्टि दोषयुक्त छात्र, श्रवण दोषयुक्त छात्र, वाणी दोषयुक्त छात्र, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट की अगर हम बात करें तो वह है मानसिक रूप से विकलांग बालकों की पहचान करना। तीसरा है विकलांग बालकों की समस्याओं का निदान, ठीक है। अगर चौथा पॉइंट की बात करें वह है अधिगम अशक्तता। अब अधिगम अशक्तता के अंदर आपको पढ़ने हैं अधिगम अशक्तता के प्रकार, कुछ प्रमुख अधिगम अशक्तता, फिर है अधिगम अशक्तता, कुछ प्रमुख अधिगम अशक्तता हो गया, फिर अधिगम अशक्तता वाले छात्रों की पहचान, फिर अधिगम अशक्तता वाले बालकों की शिक्षा। इतने पॉइंट आपको कवर करना है इसके अंदर, ठीक है। तो विकलांग तथा अधिगम अशक्तता वाले बालकों की पहचान, ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। इसके अंदर इतना टॉपिक आपको कवर करना है। फिर हम अगले चैप्टर पर चलते हैं 15 नंबर। तो उसमें है कि चैप्टर का नाम है प्रतिभाशाली एवं सृजनशील तथा विशिष्ट बालकों की पहचान। तो प्रतिभाशाली एवं सृजनशील तथा विशिष्ट बालकों की पहचान, इसके अंदर आपको पहला पॉइंट पढ़ना है प्रतिभाशाली बालक। और प्रतिभाशाली बालक के अंदर आपको पढ़ना है प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा। इसके बाद पढ़ना है और एक ही पॉइंट इसके अंदर आपको पढ़ना है प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा, ठीक है। दूसरा पॉइंट की ओर हम चलते हैं तो इसमें आपको पढ़ना है सृजनशील बालक। सृजनशील बालक के अंदर आपको पढ़ना है सृजनशील बालकों की पहचान, सृजनात्मकता का परीक्षण, ठीक है, फिर सृजनात्मकता का विकास, फिर सृजनशील बालकों की शिक्षा। ये आपको दूसरा पॉइंट के अंदर आपको कवर करना है, ठीक है। फिर तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं, इसमें पढ़ना है पिछड़े बालक एवं उनकी पहचान। इसके अंदर आपको पॉइंट एक पढ़ने हैं पिछड़े बालकों की विशेषताएं, ठीक है। फिर चौथे पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें आपको पढ़ना है मंद बुद्धि बालक, ठीक है। फिर पांचवा पॉइंट की बात करें इसमें आपको पढ़ना है समस्यात्मक बालक। फिर छठा पॉइंट की बात करें इसमें पढ़ना है बाल अपराधी, ठीक है। फिर अगर हम सातवें पॉइंट की बात करें इसमें है बाल अपराध की रोकथाम एवं उपचार। तो 15 चैप्टर में आपको इतने टॉपिक कवर करने हैं। चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है।
तो नेक्स्ट 15 हो गया था हम लोग का। 16 में चलते हैं हम। 16 चैप्टर आप देख सकते हैं। 16 चैप्टर में है बच्चों में सोचना एवं सीखना। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट हम पढ़ेंगे वो है बच्चे कैसे सोचते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमको पढ़ना है बच्चे कैसे सीखते हैं। अब बच्चे कैसे सीखते हैं इसके अंदर आपको पढ़ना है बच्चों में सीखने के नियम अथवा सिद्धांत। ठीक है, दूसरा पॉइंट है बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं। ठीक है, फिर इसके अगला पॉइंट की बात करें तो उसमें है बालकों को असफल होने से रोकने के लिए सुझाव एवं रणनीति। इसके अंदर आपको पढ़ना है माता पिता की भागीदारी, फिर बालकों में कौशल का विकास, फिर है उच्च अभिप्रेरण प्रेरणा स्तर। तो ये इतने आपको टॉपिक कवर करने हैं इस 16 चैप्टर में, जो कि आप देखे थे बच्चों में सोचना एवं सीखना है। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं आगे। 17 नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। 17वां चैप्टर है जो कि शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रिया है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको पढ़ना है शिक्षण। पहला पॉइंट आपको पढ़ना है शिक्षण। शिक्षण के अंदर आपको पढ़ना है शिक्षा तथा स्कूलन, अधिगम, परीक्षण, अध्यापन तथा अनुदेशन में संकल्पनात्मक भेद। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपको पढ़ना है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। फिर आपको अगला पॉइंट पढ़ना है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सिद्धांत, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के विभिन्न आयाम आपको पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण रणनीति का उपयोग। फिर पढ़ना है शिक्षण की रणनीतियाँ। फिर है सीखना एवं सामाजिक गतिविधियाँ अधिगम। उसके बाद पढ़ना है अधिगम के सामाजिक संदर्भ। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको दूसरा पॉइंट जो पढ़ना है उसमें है सूक्ष्म शिक्षण। फिर तीसरा आपको पढ़ना है शिक्षण सहायक सामग्री, जो कि दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री है। फिर श्रव्य सहायक सामग्री है, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री है। ठीक है, ये आपको इसमें कवर करने हैं। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं 18वां चैप्टर की ओर। देख सकते हैं कि बच्चा एक समस्या समाधाक तथा एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में, यह हमारे चैप्टर का नाम है। इसके अंदर आपको पहला पॉइंट पढ़ना है वह समस्या समाधान का अर्थ एवं परिभाषा। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको पढ़ना है बच्चा एक समस्या समाधाक के रूप में। दूसरा पॉइंट और फिर हम तीसरा पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तीसरा पढ़ना आपको बच्चा एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। तीसरा पॉइंट के अंदर जो पहला आपको पॉइंट पढ़ना है वह समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि। ठीक है, बी पॉइंट आपको पढ़ना है वो है बच्चों का वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में विकास क्यों। ये था आपका 18वां चैप्टर, जो कि बच्चा एक समस्या समाधाक तथा एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में, ये 18वां चैप्टर है। इसके अंदर इतने पॉइंट आपको कवर करने हैं। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि 19वां है। 19वां है बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक अवधारणा। ये 19वां चैप्टर है। इसके अंदर जो आपको कवर करने हैं वो है अधिगम का अर्थ। पहला पॉइंट अधिगम का अर्थ। दूसरा है अधिगम के माध्यम, अधिगम के कौन कौन से माध्यम हो सकते हैं उसके बारे में आपको कवर करना है, पढ़ना है। फिर तीसरा अगर हम पॉइंट की बात करें वो है अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं। ठीक है, अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं कौन कौन से। अब इसके अंदर आपको जो पॉइंट पढ़ना है वो है व्यवहारवादी साहचर्य सिद्धांत। पहला पॉइंट जो है वो व्यवहारवादी साहचर्य सिद्धांत है। फिर अगर हम दूसरा आपको पढ़ना है वो है वाटसन एवं पावलोव का शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। ये भी आपको इसी चैप्टर के अंदर में कवर करने हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम बाकी अब 20वां चैप्टर की ओर, जो कि हमारा है संज्ञान एवं संवेग। देख सकते हैं 20वां चैप्टर हमारा है संज्ञान एवं संवेग। तो इसके अंदर जो आपको पढ़ने हैं पहला पॉइंट उसमें है संज्ञान। पहला आपको संज्ञान पढ़ना है। ठीक है, दूसरा आपको पढ़ना है बालकों में संज्ञानात्मक विकास। तीसरा आपको पढ़ना है संज्ञानात्मक विकास के उपागम। तो तीसरा आपको संज्ञानात्मक विकास के उपागम पढ़ना है। अब बात करते हैं चौथा पॉइंट की ओर। चौथा में आपको पढ़ना है संवेग। अब संवेग के अंदर जो आपको पॉइंट पढ़ने हैं ए पॉइंट उसमें है संवेग से संबंधित सिद्धांत है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है वो है संवेग के प्रकार है। ठीक है, सी है अगला पॉइंट जो पढ़ेंगे संवेग की प्रकृति है। ठीक है, फिर डी पॉइंट पढ़ेंगे संवेगों की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, फिर ई हम पढ़ेंगे संवेगों के घटक। अगला एफ पॉइंट जो पढ़ेंगे वो है संवेगों का शिक्षा में महत्व। ये हमें इतने पॉइंट जो कवर करने हैं वो है 20वां चैप्टर यानी कि संज्ञान एवं संवेग के अंदर ये पॉइंट हमें कवर करने हैं। बढ़ते हैं बाकी अगले चैप्टर की ओर, जो कि 21वां है हम लोग का अभिप्रेरणा एवं अधिगम। ये आपको 21वां चैप्टर है अभिप्रेरणा एवं अधिगम। इसके अंदर आपको पहला पॉइंट जो पढ़ना है
ठीक है, वो है आपका अभिप्रेरणा की संकल्पना। ये आपको पढ़ना है। पहला अभिप्रेरणा की, सॉरी ये चैप्टर नहीं है, 20वां चैप्टर है, हम लोग 21वां है, अभिप्रेरणा एवं अधिगम। इसके अंदर आपको पहला अभिप्रेरणा पढ़ना है। ठीक है, अब इसके अंदर आपको पढ़ना है अभिप्रेरणा की संकल्पना। ठीक है, बी ए हो गया अभिप्रेरणा की संकल्पना, ये ए होगा। ठीक है, इसके बाद बी में पढ़ेंगे अभिप्रेरणा के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, सी में पढ़ेंगे अभिप्रेरणा की विशेषताएं। अब दूसरा पॉइंट की हम बात करें तो इसमें पढ़ेंगे आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। तीसरा पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे मूल आवश्यकताओं पर संस्कृति एवं पर्यावरण का प्रभाव। ठीक है, चौथा हम पॉइंट की बात करें तो इसमें पढ़ेंगे प्रेरणा देने वाले घटक। प्रेरणा देने वाले कौन कौन से घटक हैं। फिर हम पांचवा पढ़ेंगे अधिगम, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है प्रेरणा एवं अधिगम। आपको फिर अधिगम पढ़ना है। अधिगम के अंदर जो आपको पॉइंट पढ़ने हैं वे है अधिगम में अभिप्रेरणा का महत्व। फिर दूसरा पॉइंट वो आपको पढ़ना है वह अधिगम में योगदान देने वाले कारक व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय। तो इतने पॉइंट आपको कवर करने हैं 21वां चैप्टर जो कि अभिप्रेरणा एवं अधिगम का है। ठीक है, बाकी बढ़ते हैं हम अपने अगले चैप्टर की ओर। तो 22वां चैप्टर हम लोगों का है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा NCF 2005। तो NCF के बारे में पहले समझ लेते हैं। NCF का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, जिसे 2005 यानी कि 2005 में ये लागू किया गया था, इसलिए NCF 2005 हम इसे पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो आपके को पॉइंट कवर करने हैं वो है पहला है पाठ्यचर्या एवं व्यवहार के लिए निहितार्थ। ठीक है, दूसरा आपको पढ़ना है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा का विवरण। जैसे ए में है परिप्रेक्ष्य होगा, बी पॉइंट आपको पढ़ना है सीखना और ज्ञान। ठीक है, तीसरा आपको जो पढ़ना है वो है पाठचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं और आकलन, ये आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट में। चौथा आपको पढ़ना है विद्यालय तथा कक्षा का वातावरण आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर पांचवा आपको पॉइंट पढ़ना है व्यवस्थागत सुधार पढ़ना है। फिर छठा में आप पढ़ेंगे नियोजन के उपागम। फिर अगला पढ़ेंगे आप अनुशासन एवं सहगामी प्रबंधन पढ़ेंगे। अगला जो आपको पढ़ना है यानी कि 8वां पॉइंट पढ़ना है शिक्षा के लक्ष्य। इतने आपको कवर करने हैं 22 वाले चैप्टर में, यानी कि CDP के अंदर 22 को आपको चैप्टर पढ़ने हैं। जितने मैंने टॉपिक बताए हैं वो सभी टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो बाकी अब चलिए हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं हिंदी सब्जेक्ट की ओर। बाल विकास को तो आप देख लिए हैं। ठीक है, तो चलते हैं अब हिंदी की ओर। तो हिंदी देख सकते हैं 30 मार्क का पूछा जाता है, यानी हर एक सब्जेक्ट 30 मार्क का आपका रहता है। तो हिंदी में जिसे हम हिंदी भाषा एवं शिक्षण शास्त्र कहते हैं। ठीक है, तो हिंदी के अंदर जो आपको व्याकरण से भी क्वेश्चन रहते हैं। तो व्याकरण के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है वो हम देख लेते हैं। इसकी संज्ञा है, लिंग पढ़ना है, इसके बाद आपको कारक पढ़ना है, फिर सर्वनाम विशेषण, फिर क्रिया पढ़ना है, उसके बाद क्रिया विशेषण, फिर संधि, समास, उपसर्ग, और इसके बाद आपको पर्यायवाची शब्द पढ़ना है, फिर प्रत्यय पढ़ना है, और उसके बाद विलोमार्थक शब्द। इतना आपको व्याकरण में कम से कम पढ़ना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद हम चलते हैं तो जो आपका क्वेश्चन आता है औपठित गद्यांश से आता है और औपठित पद्यांश से आता है। ये दोनों औपठित गद्यांश और औपठित पद्यांश क्या होता है। औपठित गद्यांश में आपको पैराग्राफ लिखा रहेगा, जैसे कहानी कोई लिखी होती है उस तरह से किसी के ऊपर जीवनी दे देगा या कुछ भी दे देगा। तो एक पैराग्राफ आपको दे देगा, उसमें से टोटल 9 क्वेश्चंस रहेंगे आपके। ठीक है, उसी में से जो अपठित गद्यांश देंगे पैराग्राफ 5-7 पेज लाइन का या फिर 10 लाइन का, उसमें से आपको 9 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से व्याकरण का 3 या 4 प्रश्न हो सकते हैं उसी अपठित गद्यांश में से ही। ठीक है, इसके बाद आपको पठित पद्यांश भी पूछा जाता है, और इसमें प्रश्नों की संख्या 9 होती है। पद्यांश में कविता लिखा हुआ रहता है। ठीक है, और उस कविता के अंदर से क्वेश्चंस लिखे हुए रहते हैं कि कवि क्या कहना चाहते हैं या कवि का कहने का क्या अभिप्राय है, इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं। और फिर उसमें से व्याकरण से काफ़ी क्वेश्चन रहता है, जैसे उसमें से 2 या 3 प्रश्न आपको व्याकरण में से रहेंगे। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं अपठित गद्यांश के प्रश्न की संख्या टोटल 9 है, और अपठित पद्यांश में प्रश्न की संख्या 6 है, यानी 9 6 आपके टोटल 15 हो चुके हैं। और बाकी का जो 15 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके पूछे जाएंगे
पैडागोजी यानी शिक्षण शास्त्र में से, जो हिंदी का शिक्षण शास्त्र है उसमें से बाकी आपको ये 15 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये 15 मार्क को तो आप देख लिए, जिसमें से इसी में से व्याकरण भी आ जाता है। वो व्याकरण जो हमने यहाँ पे बताया है वो उस व्याकरण का अलग से क्वेश्चन नहीं रहता है। इस अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश में भी व्याकरण ही आ जाता है। जैसे यहाँ पे 3 या 4 क्वेश्चन रहेंगे इसमें, और 2 या 3 प्रश्न अपठित पद्यांश में से रहेंगे, तो जिसमें से टोटल मिला के 915 मार्क का आ जाता है। और बाकी का 15 मार्क आपके शिक्षण शास्त्र में से पूछा जाता है। तो अब चलिए हम देखते हैं कि हिंदी के शिक्षण शास्त्र में कौन कौन से प्रश्न आते हैं या किस किस टॉपिक को हमें पढ़ना है। तो दोस्तों हिंदी में हमने देखा कि हिंदी भाषा एवं शिक्षण शास्त्र, उसके बाद हिंदी व्याकरण में हमने देखा कि हिंदी व्याकरण में किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद अपठित गद्यांश में हमने देखा, ठीक है। तो इसके बाद हमने पद्यांश में भी देखा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और इसके बाद देखिए अपठित पद्यांश भी हमने देख लिया है, ठीक है। और बाकी हम बढ़ते हैं आगे। जैसे कि हमने बताया कि बाकी का जो 15 मार्क का जो क्वेश्चन होता है वो आपके शिक्षण शास्त्र से होता है, यानी कि हिंदी के शिक्षण शास्त्र से होता है। तो बाकी का हम क्वेश्चन इसमें से देखेंगे। तो पहला जो आपका चैप्टर है वो है अधिगम एवं अर्जन, ठीक है। तो अधिगम एवं अर्जन के अंदर आपको जो पहला टॉपिक पढ़ना है वो है अधिगम का अर्थ एवं परिभाषा, ठीक है। इसे पढ़ना है। इसके अंदर में आपको अधिगम के प्रकार पढ़ने हैं, ठीक है। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको पढ़ना है भाषा अधिगम और भाषा अर्जन। और इसके अंदर आपको पढ़ना है भाषा अधिगम एवं अर्जन के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के विचार, ठीक है। और इसके अंदर ही एक और टॉपिक पढ़ना है कि भाषा अधिगम और अर्जन को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। बाकी हम इसके बाद हम तीसरे अगर पॉइंट की बात करें तो उसमें पढ़ेंगे बालकों में भाषा का विकास। तो बालकों में भाषा के विकास के अंदर ही आपको पढ़ना है भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था। इसके अंदर आपको पढ़ना है भाषा विकास की वास्तविक अवस्था। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपको पढ़ना है शब्द भंडार का विकास। इतने पॉइंट्स आपको कवर करना है इस पहले चैप्टर में अधिगम एवं अर्जन के अंदर, ठीक है। बाकी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि हमारा है भाषा शिक्षण के सिद्धांत, यानी दूसरा जो हमारा चैप्टर है वो है भाषा शिक्षण के सिद्धांत। तो भाषा शिक्षण सिद्धांत के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। तो पहला आपको पढ़ना होगा भाषा का अर्थ एवं महत्व, ये आपको पहला टॉपिक पढ़ना है। फिर हम दूसरा की अगर हम बात करें तो इसमें आपको भाषा शिक्षण का अर्थ एवं महत्व ये आपको पढ़ने हैं, ठीक है। इसके अंदर आप भाषा शिक्षण के उद्देश्य पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो आपको पढ़ना ही होगा। बाकी अगर हम इसी के अंदर एक और पॉइंट की बात करें तो वो है भाषा शिक्षण के सिद्धांत। इसके अंदर में जैसे है अनुबंध के सिद्धांत है, अनुकरण का सिद्धांत है, इस तरह के बहुत से और भी टॉपिक है वो आप कवर कर सकते हैं इसमें, इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगला है भाषा शिक्षण के नियम, इसी के अंदर है, दूसरा पॉइंट के ही अंदर है भाषा शिक्षण के नियम, जो कि जैसे कि मूर्त से अमूर्त की ओर होता है, जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, आगमन से निगमन की ओर, ठीक है। मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, विशेषण से सामान्य या विशेष से सामान्य की ओर, ठीक है, सरल से जटिल की ओर। इस तरह के जो भाषा के नियम है और भाषा शिक्षण के नियम वो आपको इसी के अंदर पढ़ना है, जैसे भाषा शिक्षण के सिद्धांत इसके चैप्टर का ही नाम है, ठीक है। तो दूसरे चैप्टर भाषा शिक्षण के सिद्धांत के अंदर आपको इतने टॉपिक कवर करने हैं। बाकी हम बढ़ते हैं तीसरा जो आपका चैप्टर है भाषा के कार्य एवं इसके विकास में बोलने एवं सुनने की भूमिका। तो हमारे चैप्टर का नाम है भाषा के कार्य एवं इसके विकास में बोलने एवं सुनने की भूमिका। इसके अंदर आपको पहला जो टॉपिक है वो पढ़ना है भाषा, ठीक है। और भाषा के अंदर आपको पढ़ना है भाषा के कार्य एवं उसके महत्व को पढ़ना है, ठीक है। फिर अगर हम इसी के अंदर भाषा के अंदर ही हम बात करें तो इसका अंदर आपको पढ़ना है भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जैसे स्वास्थ्य है, बुद्धि है, सामाजिक आर्थिक स्थिति है, लिंगीय विभिन्नता है, परिवार का आकार है, बहुजन्म है, फिर द्विभाषावाद है, फिर संवेगात्मक तनाव है, फिर व्यक्तित्व है, फिर प्रशिक्षण विधि है। इतने जो भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक है वो टॉपिक आपको कवर करने हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करें जो आपको भाषा विकास में सुनने की भूमिका, ठीक है। सुनने की भूमिका जैसे श्रवण कौशल है, शुद्ध उच्चारण करने में है, शब्द भंडारण में विधि है, महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने में है, दूसरों की अभिवृत्तियों को ग्रहण करने में है, ध्वनियों का विभेदीकरण करने में, इस तरह का आपको टॉपिक कवर करने हैं। और हम तीसरा पॉइंट की इसी में बात करें थे जो कि भाषा विकास में बोलने की भूमिका, और भाषा के विकास में बोलने की क्या भूमिका है वो आप इसके में टॉपिक में कवर करेंगे, ठीक है। तो तीसरा चैप्टर में भाषा से रिलेटेड इतने क्वेश्चन टॉपिक आपको पढ़ने हैं। आगे बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चौथा जो आपके चैप्टर है वो है भाषा अधिगम में
व्याकरण की भूमिका, ठीक है। तो भाषा अधिगम में व्याकरण की क्या भूमिका है, उसके बारे में आपको जो पहला टॉपिक पढ़ना है वो है भाषा एवं व्याकरण। भाषा और व्याकरण क्या है उसके बारे में पढ़ना है। फिर भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका क्या है वो आपको इसी के अंदर पढ़ना है, ठीक है। फिर आपको व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या हैं वो आपको इसमें कवर करने हैं। फिर व्याकरण की शिक्षण विधियाँ क्या क्या है, जैसे निगमन विधि, सूत्र विधि, पुस्तक विधि, जो जो आगमन विधि, भाषा संसर्ग विधि, फिर प्रयोग विधि, सहसंबंध विधि, प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि, इस तरह का और भी विधि है जो कि आपको कवर करना है। वो आप किसी बुक से या इंटरनेट से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें वो है व्याकरण शिक्षण प्रक्रिया है, व्याकरण शिक्षण को रुचिकर बनाने के उपाय है, ठीक है। फिर हम दूसरे टॉपिक की बात करें वो है संप्रेषण कौशल के विकास में व्याकरण का महत्व। संप्रेषण कौशल कौशल के विकास में व्याकरण का महत्व पढ़ना है, ठीक है। फिर आपको लेखन कौशल के विकास में व्याकरण का क्या महत्व है उस टॉपिक को भी आप कवर कर लेंगे। तो आप भाषा व्याकरण में अधिगम में व्याकरण की भूमिका जो है उसके बारे में आप सारा टॉपिक पढ़ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो आपको चैप्टर है वो है 5वां, भाषाई विविधता वाले कक्षा कक्ष की समस्याएं। तो इसमें आपको जो पहला टॉपिक पढ़ना है वो है भाषाई विविधता या बहुभाषिता, ठीक है। इसी के अंदर आपको पढ़ना है कक्षा कक्ष में बहुभाषिता को बढ़ावा देने की आवश्यकता, क्या आवश्यकता हो सकती है। फिर शिक्षण में बहुभाषिता का क्या लाभ है, ठीक है। इसके बाद आपको अगला जो पढ़ना है वो है भाषा विविधता वाली कक्षा में भाषा शिक्षण की चुनौतियाँ क्या क्या है, ठीक है। जिसमें आप पढ़ सकते हैं क्षेत्रीय भाषाओं का छात्रों पर प्रभाव क्या पड़ता है, ठीक है। बच्चों में संप्रेषण कौशल का विकास करने की चुनौती क्या आती है, भाषा के प्रति छात्रों की रुचि और रुझान का अभाव, ठीक है। इसके बारे में आप पढ़ेंगे। और नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है भाषाई विविधता वाली कक्षा में शिक्षण में आने वाली समस्याओं का समाधान किस तरह से आप करेंगे, इसके बारे में भी आप इसी में पढ़ेंगे, भाषाई विविधता वाले कक्षा कक्ष की समस्याएं में। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर जो कि है भाषा कौशल, ठीक है। तो अब भाषा कौशल के बारे में जानिए। भाषा कौशल के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक के जो आपको पढ़ने हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको सीटेट में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो भाषा कौशल के अंदर आपको पहले भाषा कौशल को पढ़ लेना है, ठीक है, जो कि पहला टॉपिक मेन टॉपिक यही हो जाएगा। इसके बाद आपको पढ़ना है श्रवण कौशल शिक्षण का महत्व है, श्रवण कौशल का अर्थ है ये आप पढ़ लेंगे दूसरा, ठीक है। तीसरा आपको पढ़ना है श्रवण कौशल शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या है। श्रवण यानी सुनना, सुनने कौशल का जो शिक्षण देंगे उसका उद्देश्य क्या होगा, ठीक है। फिर श्रवण कौशल की शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक है। इसके बारे में आप जैसे कि प्रश्नोत्तर विधि हो गया, कहानी कहना व सुनना विधि हो गया, श्रुति लेख विधि हो गया, भाषण विधि हो गया। इसके बाद श्रवण कौशल के शिक्षण हेतु दृश्य श्रव्य सामग्री, ये टॉपिक आपको कवर करने हैं, ठीक है। श्रवण कौशल के शिक्षण हेतु दृश्य श्रवण सहायक सामग्री, ठीक है। इसके बाद अगला जो टॉपिक होगा वो होगा मौखिक अभिव्यक्ति कौशल। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा मौखिक भाव प्रकाशन शिक्षण के उद्देश्य, ये आपको टॉपिक कवर करना है। फिर पढ़ना है मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं, ठीक है। फिर है मौखिक अभिव्यक्ति कौशल की शिक्षण विधियाँ, ये आपको कवर करने हैं, ठीक है। इसके बाद मौखिक भाव प्रकाशन से संबंधित शिक्षण की सावधानियाँ, इसे आप पढ़ लेंगे। इम्पोर्टेंट इसके बाद एक और है जो कि पठन कौशल है, पढ़ना कौशल है वो भी, जिसमें पठन के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे हैं स्वस्वर पठन होता है, मौन पठन होता है, ठीक है। उसके बाद पठन कौशल का महत्व क्या है ये पढ़ना आपको, पठन कौशल की विशेषताएं पढ़ना है। फिर पठन कौशल का उद्देश्य, पठन के प्रभाव आधार, पठन कौशल की शिक्षण विधियाँ कौन कौन है, जैसे वर्ण बोध विधि है, ध्वनि साम्य विधि है, स्वरोच्चारण विधि है, ठीक है। जो जितना भी विधि है वो आपको पढ़ लेना है, क्योंकि इससे रिलेटेड कभी कभी एक दो क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसके बाद जैसे कि आप पठन संबंधी त्रुटियां हैं, इसके बाद पठन संबंधी दोष का निवारण कैसे करेंगे, लेखन कौशल, लेखन शिक्षण का उद्देश्य क्या है ये आपको पढ़ना है, ठीक है। लेखन शिक्षण की गुण, लेखन शिक्षण की विधियाँ, ठीक है। जैसे लेखन शिक्षण की विधियाँ कौन कौन सी, जैसे मोंटेसरी विधि हो गया है, रूपरेखानुकरण विधि हो गया, स्वतंत्र अनुकरण विधि हो गया है, जेक टॉक विधि हो गया, लेखन अभ्यास हो गया, सुलेख है, अनुलेख है, ठीक है, श्रुति लेख। इस तरह से लेखन शिक्षण की विधियाँ जो कुछ है वो प्रविधियाँ वो आपको देख लेना है, ठीक है। फिर लेखन सीखने में ध्यान देने योग्य बातें जो आप मेन टॉपिक के रूप में समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर जो कि हमारा 7वां है। 7वां चैप्टर है भाषा बोध, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना एवं लिखना में
प्रवीणता का मूल्यांकन, यानी कि इसमें जो भाषा का सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना है, इसका हम मूल्यांकन कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको मूल्यांकन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना है मूल्यांकन की विधियाँ कौन-कौन सी है, दूसरा चैप्टर मूल्यांकन की विधि, चैप्टर बोल है टॉपिक है मूल्यांकन की विधियाँ, जैसे परीक्षा लेकर के अब परीक्षा में क्या-क्या है, जैसे लिखित परीक्षा हो गया, मौखिक परीक्षा हो गया, प्रायोगिक परीक्षा हो गया, इसके द्वारा आप उसका मूल्यांकन कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चंस कैसे रहेंगे, जैसे लघु उत्तरीय रहेंगे, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय, ये आप सब तो जानते ही होंगे, थोड़ा-सा इस देखने की अथी है। इसके बाद जैसे भाषाई कौशल का मूल्यांकन कैसे करेंगे, इसके बाद श्रवण कौशल का मूल्यांकन होता है, ठीक है। इस तरह से आपको ये टॉपिक कवर कर लेने हैं। मूल्यांकन की विशेषताएँ के अंदर मूल्यांकन की विशेषताएँ के अंदर यथार्थता, विश्वसनीयता, जाँच में सुगमता, वस्तुनिष्ठता, व्यावहारिकता और वैज्ञानिकता, इतने टॉपिक आपको कवर कर लेना है इस 7वें चैप्टर के अंदर, जो कि भाषा बोध, सुनना, बोलना, पढ़ना एवं लिखना में प्रवीणता का मूल्यांकन है, ठीक है। बाकी जो हमारा अगला चैप्टर है 8वां, जो कि वो है शिक्षण सहायक सामग्री, ठीक है। शिक्षण सहायक सामग्री है, ये हमारा 8वां चैप्टर है। इसके अंदर आपको पढ़ना है शिक्षण सहायक सामग्री कौन-कौन से हैं, जैसे कि शिक्षण सहायक सामग्री की परिभाषा क्या होगा, शिक्षण सहायक सामग्री का महत्व क्या है, शिक्षण सहायक सामग्री के प्रयोग के उद्देश्य क्या है, शिक्षण सहायक सामग्री के कार्य, शिक्षण सहायक सामग्री प्रयोग करते समय आप ध्यान देने वाली योग्य जो बातें होगी, जो आप खुद से सोच सकते हैं, वो आप लिख सकते हैं। बाकी जैसे कि हिंदी भाषा शिक्षण एवं शिक्षण सहायक सामग्री क्या है, शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार क्या-क्या है, ठीक है। प्रमुख श्रव्य सामग्री, जो सुनने का जो सामग्री है, प्रमुख जैसे कि सभी जानते हैं, जैसे रेडियो हो गया, ठीक है। टेप रिकॉर्डर है, ग्रामोफोन तथा लिंगवा फ़ोन जिसे कहते हैं, इससे क्वेश्चन्स आते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद है प्रमुख दृश्य श्रव्य सामग्री। अब दृश्य श्रव्य मतलब होता है, जैसे दृश्य सामग्री, श्रव्य नहीं, दृश्य सामग्री, जैसे आप देख सकते हैं, जो देख के पढ़ते हैं, जैसे श्याम पट हो गया, सूचना पट हो गया, वास्तविक कोई पदार्थ है, जैसे नमूना, जैसे मॉडल हम कहते हैं, ठीक है, जैसे ग्लोब हो गया है, उसके बाद चित्र है, फिर मानचित्र व रेखा चित्र है, चार्ट है, ठीक है, प्लेन बोर्ड, ये सब क्या हो गया, ये प्रमुख दृश्य सामग्री है, जिसे देख के बच्चा सीख सकता है, जैसे संग्रहालय है, ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ना है आपको। इसके बाद बात है अन्य शिक्षक सहायक सामग्री, अन्य आप जैसे कि कभी-कभी टूर पे ले जाते हैं बच्चों को, जैसे भ्रमण शिक्षा, ये भी शिक्षण का विधि है, भ्रमण विधि है, ठीक है, भाषा खेल है, इस तरह से आप इसे शिक्षक सहायक सामग्री में ही आता है ये। उसके बाद जैसे भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का महत्व, अब भाषा के शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का क्या महत्व है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर आपको बाल साहित्य एवं उसका महत्व के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इतना आपको शिक्षण सहायक सामग्री के अंदर कवर करना है। बाकी लास्ट वाला जो हमारा बचता है उपचारात्मक शिक्षण, ठीक है, ये हमारा लास्ट चैप्टर है उपचारात्मक शिक्षण। इसके अंदर है हिंदी में उपचारात्मक शिक्षण, जो है सो इसके टॉपिक आपको कवर करना है, ठीक है। इसके बाद निदानात्मक एवं उपचारिक शिक्षण का महत्व आपको करना है। फिर उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या-क्या है, ठीक है, इसे कवर करना है। फिर उच्चारण में उपचारिक शिक्षण की आवश्यकताएँ क्या-क्या आवश्यकताएँ हैं, भाषा दोष क्या-क्या है, ठीक है, उच्चारण दोष के कारण, जैसे होता है क्या, शारीरिक कारण होता है, वर्णों के उच्चारण का ज्ञान होता है, क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव होता है, अन्य भाषाओं का प्रयोग, बस जैसे भौगोलिक कारण हो सकते हैं, मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं, अध्यापक की अयोग्यता, ये भी एक कारण हो सकते हैं, जो उच्चारण करने के दोष, ये कारण हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद उच्चारण दोष के विभिन्न प्रकार भी आप विभिन्न देख सकते हैं, जैसे कि स्वरलोप हो गया, स्वराग्राम हो गया, ठीक है। ये आप व्याकरण का हेल्प ले सकते हैं, इसमें से देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे उच्चारण संबंधी दोषों का निराकरण, अब किसी विद्यार्थी को उच्चारण संबंधी उसमें दोष है, तो उसे कैसे हम निराकरण करेंगे, कैसे हम दूर करेंगे, ठीक है। जैसे होता है पुस्तकों के शुद्ध पाठ पर बल देकर या शुद्ध वाचन करके, ठीक है, या नागरिक ध्वनि तत्व को समझाना, ठीक है, मानसिक संतुलन हेतु प्रयास, अनुकरण विधि का प्रयोग है, विश्लेषण विधि का प्रयोग, इस तरह से आप जो कि उच्चारण संबंधी दोषों का निराकरण कर सकते हैं, स्वराघात पर बल देकर, ये सब, ठीक है। बाकी अगला है भाषाई कौशल से संबंधित विकार। अब भाषाई कौशल से संबंधित विकार कौन-कौन से हैं, जैसे अफेजिया के बारे में आप सुने ही होंगे, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। अलेक्सिया क्या है, डिसलेक्सिया क्या है, अप्रेक्सिया क्या है, डिस्ग्राफिया क्या है, इसके बारे में पूछा जाता है। मतलब कि अफेजिया किससे संबंधित विकार है, जिसे विकार भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सब, इसमें डिसलेक्सिया किससे संबंधित होता है, अफेजिया, ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। तो हमें हिंदी में जो कि
शिक्षण शास्त्र का जो 9 चैप्टर है उसने हमें टॉपिक को कवर किया है, कितना टॉपिक आपको पढ़ना है। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आप किसी भी बुक का हेल्प ले सकते हैं या फिर इंटरनेट या यूट्यूब से कहीं से भी पढ़ सकते हैं, जो कि आपको सिलेबस मैंने सिर्फ यहाँ पे बताया है। ठीक है।